नमस्कार। मेरी उम्र 61 से ज़्यादा हो रही है। कुछ चीज़ें नाम वाम भूल जाता हूँ, नंबर भूल जाता हूँ। आप लेकिन विद्यार्थी यहाँ हैं जो पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, तो मेरी मदद करिएगा। थोड़ा माइक ऊंचे कीजिएगा। मैं इस विषय थोड़ा सा जो विषय दिया गया था बोलने के लिए, इसके थोड़ा अर्थशास्त्र में जाना चाहता हूँ। भावनाओं पर बहुत सारी बातें हुई और आप लोगों ने बहुत उत्साह से सबको सुना, तालियां बजाई, सबका मौका दिया। जरा सा मैं दूसरे तरफ ले जाऊंगा तो थोड़ा गंभीर लगेगा, लेकिन सुनिएगा। देखिए, दुनिया में आज हम जहां हैं और जो पत्रकारिता कर रहे हैं, दुनिया के करीब 1% लोगों के पास आधी दुनिया से ज्यादा लोगों की दौलत इकट्ठा हो गई। और जो दुनिया में मनुष्य का विकास क्रम है वो इस राह पे बढ़ रहा है कि ये जो 1% लोग हैं, इस 1% के बीच 10% लोग ऐसे हैं, इस 1% के बीच, यानी इसका 1/10, जिनके पास ये जो आधी दुनिया की दौलत है, इसका अधिकांश हिस्सा उनके पास है। ये चीज भारत में भी हो रही है कि भारत में 1% लोगों के पास देश के 70% लोगों का जितना धन है वो हमारे देश में 1% लोगों के पास इकट्ठा हो गया है। दुनिया में जो विकास हो रहा है पिछले कई दशकों से, वो इस दिशा में जा रहा है कि चीजें बहुत कम लोगों के पास इकट्ठी होती जा रही हैं। इस नजर से पत्रकारिता को भी देखेंगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। मनुष्य अपनी इतिहास में लगातार पिछले 50-60 सालों में उसने तकनीकी रूप से जितना विकास किया है, वैसा उसने हजारों साल के अपने इतिहास में कभी नहीं किया था। बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई, जैसे आप बेतार का तार, यानी माइथोलॉजी में भी जो चीज आप नहीं सोचते थे, वो चीज है कि आप आज 7 समंदर पार अमेरिका में बैठे किसी आदमी से वीडियो कॉल पे आमने सामने बात करते हैं। दुनिया खत्म हो रही है। ऐसे आवागमन के साधन बनने वाले हैं, बन रहे हैं, बन जाएंगे कि कुछ घंटों में आप इस 7 समुंदर पार होंगे। ऐसे दौर में जब तकनीक ने इतना विकास कर लिया है और उसी समय पैसे का इतना संकेंद्रण हो रहा है, उससे दुनिया में कुछ ऐसे बदलाव आ रहे हैं जो जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं उसको सीधे प्रभावित करते हैं। आपने कुछ दिनों पहले, कुछ वर्षों पहले, चूंकि आप पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, पढ़ा होगा। 1-2 नाम मैं लेता हूं। एक नाम है जूलियन असांजे। पत्रकारिता के विद्यार्थी इस नाम को जानते हैं ना। एक नाम है स्नोडेन। ये कौन है? आज के युग में पत्रकारिता वैसी नहीं है, न रह सकती है, जिसकी बहुत सारी व्याख्याएं यहां पर की गई। क्यों? क्योंकि पत्रकारिता, हम लोगों ने जब इसमें दाखिला लिया था, आदमी आता तो है जैसे शुरू में नौकरी तलाशने के लिए, एक युवा है, एक माध्यम पत्रकारिता भी है कि उसको नौकरी मिल जाती है, उसकी जीविका चलने लगती है। जब वो इस काम में आता है तो उसको समझ में आता है कि इसके कुछ आदर्श हैं। जैसे एक आदमी सेना में भर्ती होता है तो भर्ती होते समय तो एक रोजगार ढूंढ रहा होता है। बहुत से नेता इसको हंस भी लेते हैं इस बात पर, लेकिन बाद में वो जाके सीमा पे अपनी शहादत देता है, क्योंकि उस रोजगार की डिमांड उसको ये सिखाती है कि उसमें शहादत देना भी उसका एक कर्म है। ऐसे ही पत्रकारिता में दाखिला लेने के बाद आप जानते हैं कि आपका रोल क्या है। तो जो हम लोगों ने सीखा और जो शायद आप भी सीख रहे होंगे, और जो आदर्श के तौर पर कहा जाता है कि हम सूचना के जरिए समाज को एम्पावर करते हैं, समाज तक हम सूचनाएं पहुंचाते हैं। वो जो सूचनाएं छुपाने की कोशिश की जाती है उन लोगों के द्वारा जिनका उस समय के समाज पर व्यवस्था के जरिए नियंत्रण होता है। तो आप पत्रकारिता इसलिए सीख रहे हैं, हमने पत्रकारिता इसलिए की, पत्रकारिता को हम समझते इसलिए थे कि ये लोगों को एम्पावर करेगी सूचना से। लेकिन जो मैंने कहा अर्थशास्त्र से उसको संबंधित करते हुए, कि जब पत्रकारिता शुरू हुई आज से 100, 150, 200 साल पहले, उस समय और आज के समय में फर्क यह हो गया है
कि जो पत्रकारिता की सबलता है, यानी बहुत सारे लोगों तक सूचना पहुंचाने की ताकत, उसको चलाने की जो तकनीक है वो बहुत कीमती है, बहुत महंगी हो गई। आज एक राष्ट्रीय चैनल चलाने के लिए 150 से 200 करोड़ रुपए सालाना चाहिए। उसकी स्थापना के जो खर्च है करोड़ों में, वो और छोड़ दीजिए। तो 150 करोड़ सालाना का जो खर्च किसी राष्ट्रीय चैनल के लिए है, ये इस देश में कितने लोग हैं जिसको अफोर्ड कर सकते हैं? जिस देश में कुल 1 करोड़ लोग, 1.5-2 करोड़ लोग कुल वो सरल का फॉर्म भरते हैं इनकम टैक्स का, और उसमें से 1 करोड़ से बहुत नीचे लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 3 करोड़ से ऊपर वाली श्रेणी में जाती है। तो जाहिर है कि इस देश की 1 अरब 35 करोड़ आबादी में से कुल कुछ लाख लोगों के अलावा बाकी ये सोच भी नहीं सकते कि वो सूचना के इस माध्यम के मालिक हो सके, या वो कोई समूह बना के भी नहीं सोच सकते। यानी पहले तो ये सीमित हो गया बहुत कम हाथों में। ऐसा ही दुनिया में हुआ है। इसलिए क्या हुआ कि जो पत्रकारिता बनी उसके मालिक वो बहुत थोड़े से लोग हुए, जिन थोड़े से लोगों के पास वैसे ही दुनिया में और दूसरी चीजों का और दूसरी चीजों से पैदा हुई दौलत का अधिकांश पहले से है। तो जब पत्रकारिता और उसकी तकनीक महंगी हो गई और उसको चलाने का संचालन और महंगा हो गया, तो ये बहुत कम लोगों के हाथ में सीमित हो गई इस तकनीक और पत्रकारिता। तो आज दुनिया में जो पत्रकारिता है, आप पढ़ रहे हैं समाज को एम्पावर करने के लिए, लेकिन पत्रकारिता की जो कीमत है वो बढ़ रही है कारपोरेशन को एम्पावर करने के लिए। इसीलिए आज आपकी जो पूरे बड़े राष्ट्रीय चैनल है, आप पाते हैं कि उसमें ज्यादातर में किसी एक औद्योगिक घराने का शेयर होल्डिंग है या दूसरे औद्योगिक घराने की शेयर होल्डिंग है। आप हम जितने लोग यहां बैठे हैं, जितने सारे लोग देश भर में पत्रकारिता में काम करते हैं, हम में से किसी की उसमें कोई शेयर होल्डिंग नहीं है। तो जब वो कारपोरेशन के इंटरेस्ट, कारपोरेशन द्वारा ओन्ड पत्रकारिता है, तो वो उसी हित का प्रतिनिधित्व करती है जो हित कारपोरेशन के हैं, आपके नहीं। यहां पे वो द्वंद्व आता है जब पत्रकारिता में आप जो उद्देश्य लेके पढ़ने आए हैं, जो उद्देश्य लेके हम नौकरी करने आए थे और हमने पत्रकारिता की, उन दोनों में टकराव हो जाता है। क्योंकि कारपोरेशन चाहता है, यानी जिनके पास पैसा है, देश का सारा पैसा मैक्सिमम जिनके पास है और केंद्रित हो रहा है, वो अपने हित की पत्रकारिता कराते हैं। क्योंकि वो मालिक है, इसलिए वो उस पर नियंत्रण कर सकते हैं, और उन्होंने नियंत्रण कर लिया है। अब इसीलिए मैं उस नाम पर आता हूं जो मैंने कहा था पहले, जूलियन असांजे, और उससे पहले एक और नाम पे आता हूं। ट्रंप साहब के 2016 वाले चुनाव में ब्रिटेन में एक जांच हुई। बादल साहब उसका शायद कंपनी का नाम बताएंगे, मैं स्लिप कर जा रहा हूं, मेरी मेमोरी गड़बड़ हो रही है। और संसदीय जांच में वहां यह पाया गया कि अमेरिका के चुनाव में फेसबुक के जरिए लोगों को प्रभावित करने का काम करने के लिए एक कंपनी विशेष ने एक ठेका लिया था, और उसने कुछ पैसों के जरिए फेसबुक से वो डाटा हासिल कर लिए। आप समझते हैं सोशल मीडिया आपको आजादी दे रहा है, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया आपका दिमागी वर्गीकरण रिकॉर्ड कर रहा है। उसके पास अब ये डाटा है फेसबुक के पास कि कौन आदमी किस राजनीतिक विचार का है, किस सामाजिक विचार का है, किस आर्थिक विचार का है, क्या वो खरीदता है, क्या वो पहनता है, क्या उसकी धार्मिक रुचि है या उसकी अधार्मिक रुचि है। इन सबका वर्गीकरण मशीनों के जरिए बहुत बड़े परिमाण में पूरी दुनिया का और एक बहुत बड़ी जनसंख्या का वो करके डाटा के तौर पे रखता है। और इस डाटा को बेचने का बिजनेस आज के जमाने का नया एक बहुत बड़ा बिजनेस है। आज डाटा बेचना बहुत बड़ा बिजनेस है। तो ये डाटा बेच के फेसबुक ने अमेरिका के चुनाव, भारत नहीं, दुनिया के सबसे रईस देश का, जिसकी $23 ट्रिलियन सालाना की इकोनॉमी है, जो हमारे से तो कम से कम, हमारे तो अभी 3 भी नहीं है, तो 7 गुने से ज्यादा है और दुनिया में सबसे बड़ी है। उस देश के लोगों की
एक बहुत बड़ी संख्या का जो प्रभावित कर सकती थी चुनाव को, उनके सोचने समझने का वर्गीकरण उसने एक कंपनी को बेचा। और उससे क्या हुआ? उस कंपनी ने अपने लोग रख के टारगेटेड ऑडियंस को टारगेटेड सूचनाएं दी। आप पढ़ रहे हैं समाज को एम्पावर करने के लिए, कारपोरेशन तय कर रहा है कि आपको क्या सूचना मिले। आपको वो सूचना मिलेगी ही नहीं जो आपके हित की है, क्योंकि आप तय नहीं कर रहे हैं, तय कर रहा है कारपोरेशन। और कारपोरेशन के पास टूल्स है और पैसा है। वो चुनाव का फैसला कर सकता है कि चुनाव में आपसे किसको मत डलवा ले। वो इस बात का फैसला कर सकता है कि आप कौन सा परफ्यूम खरीदें। जैसे आप टेलीविजन चैनल देखते हैं और हजारों उत्पादों के उसमें विज्ञापन देखते हैं, और ये एक ज्ञात सत्य है कि टेलीविजन के जरिए जिन चीजों की मार्केटिंग होती है, उनकी तुलना में जिनकी टेलीविजन के जरिए मार्केटिंग नहीं होती, उनकी सेलेबल जो फ्रीक्वेंसी है वो 300 गुना ज्यादा है। एकाएक पैदा हुए रामदेव की कंपनी हजारों करोड़ की क्यों हो गई? क्योंकि उसने टेलीविजन से मार्केटिंग की। वरना जो योग वो करते दिखाते थे वैसा करने वाले इस देश में हजारों लोग हैं। हमारे देश में हजारों लोग आयुर्वेद की दवाएं छोटे मोटे स्तर पर बनाते बिगाड़ते हैं, और वो एकाएक इतने बड़े हो गए कि पहले से चल रही वैद्यनाथ और डाबर जैसी कंपनियां उनसे पीछे हो गई, इसलिए कि उन्होंने टेलीविजन का इस्तेमाल किया। तो ये जो माध्यम है, इनकी जो सामर्थ्य है, और अगर ये सामर्थ्य इस तरह के किसी प्रयोग में ली जाए तो वो कितने बड़े असर डाल सकती है, ये नतीजे अब अध्ययन के विषय हैं। और आप लोगों को ये सब अध्ययन अब करने चाहिए। ये अध्ययन हुए हैं, इनके नतीजे सामने हैं कि आज सोशल मीडिया के जरिए और आज के टेलीविजन मीडिया के जरिए लोगों की राय बदली जा सकती है, लोगों की राय खरीदी जा सकती है, और लोगों की राय सिर्फ कपड़े का कोई सूट खरीदने के लिए या कोई दवा खरीदने के लिए या किसी और चीज के लिए ही नहीं होगी। वो राय चुनाव में आपसे वोट डलवाने के लिए भी की जा सकती है। ये सूचनाएं अवेलेबल हैं, ये आपको पढ़ना चाहिए। और आज के जमाने में इसीलिए पत्रकारिता जो आपका उद्देश्य है उसको करने से रोकने की पत्रकारिता है। आपका उद्देश्य है, आप जो पढ़ रहे हैं, समाज को एम्पावर करने का, समाज में वो सूचनाएं ले जाने का, पहुंचाने का जो सूचनाएं सत्ता प्रतिष्ठान चाहेगा कि वो उनको छुपाए, उनकी जगह झूठी बातें हो या डायवर्जन हो, ये वो कोशिश करेगा। और ये कोशिश करने के लिए उसके पास टूल है। अनफॉर्चुनेट ये है कि आज मीडिया में काम करने वाले बहुत सारे लोगों ने हमारे उस उद्देश्य को बेच दिया है, जैसे लोग बहुत कहते हैं। अभी बहुत जोशीले भाषण हुए जिसमें दलाल वलाल शब्द किए, मैं उतने भारी शब्द नहीं लूंगा, लेकिन ये सही है कि हम ये पा रहे हैं कि पूरी एक रेंज है जिसमें आप पाते हैं कि हम वो काम कर रहे हैं इन माध्यमों से जिस काम के लिए सरकार के पास तो डिपार्टमेंट है। सरकार को अगर अपने किसी काम का प्रचार करना है तो उसके पास सूचना विभाग है, उसका एक बजट है। एक छोटी म्युनिसिपैलिटी के पास भी होता है, वो तो अपना प्रचार कर सकते हैं, वो करते ही हैं। तो आप तो इसलिए नहीं है, आप तो इसलिए है कि आप ये बताएं लोगों को कि सरकार जो काम ABCD कर रही है, A योजना लाई है, B योजना लाई है, उसका जमीन पे असर क्या हुआ है, उसका लोगों को लाभ या हानि क्या हुई है, क्या उस योजना में किसी किस्म की धांधली तो नहीं है, क्या उस योजना में किसी उद्योग के प्रमुख को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने की कोशिश तो नहीं हुई है, क्या उसके कोई राजनीतिक निहितार्थ है। आपका काम तो ये है, आप बताइए, इन्हीं 10 चैनलों का राष्ट्रीय नाम लेके बताइए, पिछले 1 साल में कोई एक ऐसी खोजी रिपोर्ट उन्होंने पिछले 1 साल में, याद कर लीजिए, की हो जैसी मैं फिर आऊंगा कि जूलियन असांजे ने की। जूलियन असांजे क्या है? ऑस्ट्रेलियन नागरिक, ब्रिटेन में रहता था, पैसे थे उसके बाप के पास कुछ, उसने एक संस्थान शुरू किया जिसका नाम था विकीलीक्स। जानते हैं आप सब? विकीलीक्स ने क्या किया? उनके पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज थी
कि वो हैक कर सकते थे और उन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार अमेरिका के अकाउंट्स हैक किए और कुछ खरीदे और वो सूचनाएं पब्लिक कर दी सारी दुनिया में, जिन सूचनाओं को छिपाने का काम अमेरिका किया करता था। उसका दशकों का पूरा डिटेल उन्होंने, जो छोटे छोटे देशों के साथ उसने किया, बहुत सारे नेताओं को मरवाया, इराक युद्ध वगैरह में जो उसकी भूमिका थी वो सब उन्होंने विकीलीक्स ने ओपन कर दिया। और उस चक्कर में बहुत सारे हमारे जैसे देशों के भी बहुत सारे नेताओं के किस्से, बहुत सारे उद्योगपतियों के किस्से, बहुत सारे अफसरों के चोरी के किस्से, बहुत सारे बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स, ये सब पब्लिक हो गया। आज सब पब्लिक है, आप में से कोई भी गूगल करके उनको देख सकता है। ये थी पत्रकारिता, ये थी पत्रकारिता जिसकी कीमत चुकाने के लिए 7 साल उसे इक्वाडोर की एम्बेसी में कैद रहना पड़ा। आज भी वो कैद है। वो लोगों को सूचना से एम्पावर कर रहा था। ये चैलेंज है आपके सामने। स्नोडेन अपने देश में नहीं रह सकता, अमेरिका में, उसने उसको सहयोग किया इसमें, और वो आज रूस में निर्वासित जीवन जी रहा है। पत्रकारिता के उद्देश्य ये थे। आज के युग में जब चीजों पर इतना बड़ा कब्जा है, पत्रकारिता करना बहुत ही मुश्किल है। जिलों में आप उत्तर प्रदेश में और बहुत सारी जगहों पे सुनते हैं, एक छोटी सी डीएम के खिलाफ, एडीएम के खिलाफ छोटे भ्रष्टाचार की कोई ये सूचना आ जाती कि नमक से रोटी बच्चों को खिलाई जा रही है दोपहर के खाने में, पत्रकार उठा के जेल में डाल दिया जाता है। पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल है इस समय, उस उद्देश्य के साथ जिस उद्देश्य के लिए आप पढ़ रहे हैं, जो आपको पढ़ाया जाता है, जो हमको सिखाया गया, जो हमने करने की कोशिश की, बहुत मुश्किल है। क्योंकि चीजों पर नियंत्रण लगातार बहुत कम लोगों का बहुत ज्यादा स्तर तक बढ़ता चला जा रहा है। और इसलिए ये साख बचेगी कैसे? क्योंकि जब साख बचाने का कोई काम ही नहीं हो रहा है। जब एक चैनल चलाया जाता है, चूंकि मैंने कहा उसमें 150 करोड़ 200 करोड़ का खर्च होता है, तो जो उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो बैठता है कि किन किन चीजों में आप कटौती कर सकते हैं। सबसे पहले फील्ड रिपोर्टिंग पे कटौती होती है। सच्चाई का सबसे बुनियादी स्रोत होता है फील्ड रिपोर्टिंग, खत्म हो गई है। सिर्फ प्रायोजित बैठक होती है। एक शाम को फला एंकर बैठ जाएगा 5-7 लोगों को लेके, किसी के ज्यादा किसी के कम, जिसको पक्ष लेना है जिसका नहीं लेना है, न्यूज कौन सी छाटनी, सब सेट है। ये सस्ता है, ये सस्ता काम है, इसलिए वो ये काम करता है। महंगा काम है कि जमीन से रिपोर्ट लाना, वो कॉस्ट लगती है, कौन कॉस्ट खर्च करेगा? तो ये सारी इंडस्ट्री जो आपको तथाकथित सूचना दे रही है, वो आपको एम्पावर नहीं कर रही, वो आपको ठग रही है। उसे सब्जेक्ट मिलते हैं कि आज तुम्हें इस पर पता चलता है कि सारे 8 के 8 9 चैनल राष्ट्रीय एक ही विषय में बहस कर रहे हैं। सबके सब पता चलता है, एकाएक बंगाल का चुनाव लड़ने लगते हैं, सबके सब वो एक एक्टर सुसाइड कर लेता है, सब उसी पे चलने लगते हैं। ये ऐसे ही नहीं होता, ये नियंत्रित है। इसको नियंत्रित किया जाता है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है, ये जानने की आपको जरूरत है। बाकी मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, आलोचनात्मक विवेक पैदा करिए, चीजों में आलोचना ढूंढिए, स्वयं को आलोचनात्मक विवेक से विकसित कीजिए, खुद सच ढूंढिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। सब कुछ नई तकनीक ने यह भी आसान किया है कि पब्लिक चाहे और उसमें बिल हो और अपने अंदर ईमानदारी हो, चीजों का वो पता लगा सकती है। इतना ही, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।